Hello everyone. Welcome to Heights Education Korba, a leading coaching institute for class 7th, 8th, 9th and 10th. And exclusively for class 11th and 12th, we deal with PCM, that stands for Physics, Chemistry and Maths, and PCB, that stands for Physics, Chemistry and Bio. Let me straight away hop into the agenda behind today's video. आज के एक ब्रीफ वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 9th फिजिक्स का एक नाइटमेयर टॉपिक जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लिटरली सेकी फील करते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ग्राफ्स. ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सरसरी तौर पे आपको ये बता दूं ग्राफ है क्या. ग्राफ एक पिक्चोरियल व्यू है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में किस तरीके से कंटिन्यूअसली चेंज हुआ. एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. मान लिया मैंने ये देखा कि कोरबा जहां से मैं टीच कर रहा हूं, एक कॉलम मैंने ले लिया टाइम का और दूसरा कॉलम मैंने ले लिया टेम्परेचर का. लेट्स टेक 12 बजे टेम्परेचर कुछ 30 डिग्री सेंटीग्रेड थी. देन 1 बजे कुछ 29 डिग्री सेंटीग्रेड है. इस तरीके से आपने एक टेबल बनाया. आप खुद देख सकते हैं कि यहां टाइम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर इज बीन कंटिन्यूअसली चेंजिंग. बट अगर आप टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो दिक्कत क्या होने वाली है. पहली बात तो आप केवल यहां डिस्क्रीट डेटा काउंट कर पाएंगे. व्हाट डज इट मीन बाय द डिस्क्रीट डेटा. 12 के बाद 12:01, 12:02, 12:30 बजे एग्जैक्टली टेम्परेचर क्या था, मैं इस पूरे टेबल में कंसोलिडेट नहीं कर पाया. पहली चीज. दूसरा, मैं इसका पैटर्न या फिर इसका ट्रेंड इस टेबल से देख के जज नहीं कर पा रहा हूं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ रहा है कि घट रहा है. तो अगर इस पूरे के पूरे डेटा को कंटिन्यूअसली अगर मैं किसी एक प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर दूं तो अब बन जाता है ये ग्राफ. तो मैं ये बताऊं कि ग्राफ है क्या, लिखने की नीड नहीं है. ग्राफ इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन. पिक्चोरियल का मतलब ना नंबर के फॉर्म में हम डेटा को यहां नहीं उकेरने वाले, पिक्चोरियली हम नंबर्स को ड्रॉ करने वाले हैं. पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फायदे क्या है, आप यहां से कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर पाते हैं, आपको बीच में कुछ भी छोड़ने की नीड नहीं है. और दूसरा, क्योंकि आप पिक्चोरियल चीजों को रीड कर पा रहे हैं तो उससे एक बेनिफिट ये भी हो रहा है कि आप ट्रेंड्स वगैरह को प्रॉपरली नोट कर पाएंगे. ध्यान दें, मैंने तो ऐसे एक लमसम आप लोगों को एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन अगर आप क्लास 9th फिजिक्स में टॉपिक 1 और टॉपिक 2 को कंसोलिडेट करके देखें तो लगभग टाइम आप देखेंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में मोशन के जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स या पैरामीटर्स होते हैं वो किस तरीके से वेरी हो रहे हैं. टाइम के हिसाब से देखिए अब किस किस तरीके के ग्राफ्स आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा. टाइम के हिसाब से आपका डिस्प्लेसमेंट वर्चुअली स्पीकिंग, एक ऑब्जेक्ट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे लेट्स टेक यहां रखा हुआ है, फिर 1 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, फिर 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है. तो वर्चुअली स्पीकिंग आई वांटेड टू नो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम हाउ द गिवन ऑब्जेक्ट इज बीन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम इट्स पॉइंट. ये एक तरीके का ग्राफ बनेगा. तो इसको मैं आज के बाद से अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर एस से रिफर कर रहा हूं तो एक ग्राफ आप लोगों को फिजिक्स में रिपीटेडली पढ़ना है और वो है एस टी ग्राफ. मेन व्हाट डज इट मीन ऑफ इट. वर्चुअली स्पीकिंग हाउ the position of the given object is keep changing with respect to the time, and that is also called displacement versus time graph. अग्री कर रहे हैं. जैसे इसको ड्रॉ कैसे किया जाता होगा ये देखते हैं. सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्व करने के लिए एक टेबल बनाएंगे. आप देखेंगे कि अलग अलग टाइम फ्रेम टी पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कैसे था. लेट्स टेक आपने टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड से स्टार्ट किया और आप का ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं किया हुआ था, इट इज बीन 0. लेट्स टेक टाइम 1 सेकंड पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेकंड डिस्प्लेस किया, 2 सेकंड पे 4 मीटर डिस्प्लेस किया. लेट्स टेक यूनिट इज सेकंड एंड हियर इट इज बीन मीटर. तो आपने इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा है, बिल्कुल देखा है सर. कुछ नहीं करना है, इस डेटा को एज इट इज प्लेस करना है. टी की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 0 का मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 और वहां वाई की वैल्यू भी 0. तो पहला पॉइंट जो है वो ओरिजिन ही होने वाला है and that is 0,0 and that is nothing but a. पॉइंट बी क्या होने वाला है, एक्स एक्सिस में. भाई टी जो है वो टाइम एक्सिस है लेकिन ड्रॉ तो एक्स एक्सिस में हुआ है. आप एक्स एक्सिस में 1 यूनिट आगे जाएंगे और वाई एक्सिस में 2 यूनिट आगे जाएंगे, कहीं यहां पर जाएंगे. और मे आई नो इसके कोऑर्डिनेट वैल्यूज क्या होंगे 1,2 एंड सिमिलरली ये होगा आगे जाके 2,4.
होता क्या है, आप अभी भी एक टेबल बनाते हैं इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, और चूंकि ये पॉइंट इतने पास पास होते हैं ना, ये पॉइंट जो है कंटिन्यूअस कंटूर का स्ट्रक्चर देने लगते हैं, और वर्चुअली स्पीकिंग इट लुक्स लाइक अ ग्राफ। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? तो कहीं भी जैसे आप छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपने आईसीयूज वगैरह में देखा होगा, टाइम के रिस्पेक्ट्स में आपके हार्ट बीट को लगातार मॉनिटर किया जाता है। तो यहां एक्सिस क्या है, टी, और यहां जो है वो हार्ट बीट है। सिमिलरली आप देखें तो जो बड़े बड़े एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स को डिजाइन करने के लिए कुछ कैलकुलेशंस किए जाते हैं, तो वहां देखा जाता है कि टी के टाइम के रिस्पेक्ट में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या प्रेशर किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो मेरा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाई द ग्राफ इज बीन स्टडीड, बिकॉज ग्राफ जो है दो वेरिएबल्स के बीच में एक कंटिन्यूअस वेरिएशन देता है पिक्चोरियल फॉर्म में, जिसको एनालिसिस करना, समझना ज्यादा आसान है इन कंपेयर विद दी टेबल्स। कितने ग्राफ बन सकते हैं? क्लास 11th और 12th और फिजिक्स देखना, मैंने इंजीनियरिंग और मास्टर्स किया है, मेरी जिंदगी में लगता है मुझे हजारों ग्राफ्स आए होंगे, और वो कर कुछ नहीं रहे होंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस टाइम का एक्सिस हो सकता है, डिस्टेंस का एक्सिस हो सकता है, ये अलग अलग एक्सिस हो सकते हैं, बट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे यहाँ टाइम बीतता जा रहा है तो आपके डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से चेंज आ रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है। अगर आप ये 3 पॉइंट को अगर जोड़ें तो लगभग लगभग कर्व कुछ इस तरीके से दिख भी रहा है, देखो ये। और ये अगर बहुत नियरली स्पेस्ड पॉइंट होते तो नाउ दिस मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट ग्राफ। हैज इट बीन क्लियर टू ऑल ऑफ अस? क्लियर? तो आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख लें, ग्राफ इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल in variation in independent variable। पहला पॉइंट। दूसरा, the graph has an advantage over the table that it shows the continuous data, and as it is being given in a form of picture, understanding the trend become very easy कि velocity, कल के दिन displacement, कल के दिन acceleration किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से घट रहा है। क्लियर है भाई लोग यहां तक? अगला, किस किस तरीके के इंपॉर्टेंट ग्राफ आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं? देखिए, आप देखेंगे सबसे पहले टाइम के रिस्पेक्ट में आपका ऑब्जेक्ट कैसे डिस्प्लेस हुआ। तो मैं बोल सकता हूं कि वाई एक्सिस में आपका फोकस होगा डिस्प्लेसमेंट विद अ चेंज इन टाइम। तो एक ग्राफ हो सकता है एसटी ग्राफ, मैं यही ड्रॉ कर रहा हूं सबका सब। एक ग्राफ क्या हो सकता है? एसटी ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या हो सकता है? ध्यान दें, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है सर्टेन डिस्टेंस सर्टेन टाइम पे चल रहा होगा, तो उसके साथ कोई एसोसिएटेड वेलोसिटी होगी। भाई अगर अपनी जगह से आप गाड़ी चलाना चालू किए, लेट्स टेक, अगर आप 0 समय पे कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किए थे, और अगर आप अगले 5 सेकेंड में 50 मीटर कवर किए हैं, तो आपकी एक सर्टेन वेलोसिटी तो बनेगी। तो वही मैं देख सकता हूं कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है। ऑब्वियस ही बात है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो आई विल टेक मीटर पर सेकंड। वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिनेरियो में अब एक केस बन सकता है, जो आप लोगों के केस यूजुअली 9th में तो नहीं बनते, कि आपका एस्केलरेशन, वेलोसिटी भी समय के हिसाब से बढ़ और घट सकती है। जैसे आप गाड़ी को जैसे ही एस्केलरेट करेंगे, आप देखेंगे उसका माइलोमीटर जो है, स्पीडोमीटर है, वो आगे की तरफ ट्रेंड करता है। वर्चुअली स्पीकिंग अब वो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। वेलोसिटी पहले कम थी और वेलोसिटी बढ़ी, मतलब कि अब मैं डिस्प्लेसमेंट में चेंज की बात नहीं कर रहा, अब मैं वेलोसिटी में चेंज की बात कर रहा हूं। और जब भी वेलोसिटी में चेंज की बात आती है, तब बात करते हैं मैं एस्केलरेशन की। जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से आप नीचे फेंकते हैं, तो शुरू में ये रेस्ट पे है और उसके बाद इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो ये धीरे 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 अपनी स्पीड को कम करता जा रहा है, एक बार रेस्ट में आ रहा है, तो यहां एस्केलरेशन घट रही है। एनीवेज, यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दें, आज के बाद से क्लास 9th, देखो आप बोलो तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बाद गेट लिखा है, 150 घंटे की क्लास थी केवल ग्राफ्स, बट आई एम थिंक 150 घंटे की खाली खाली क्लास ग्राफ्स की थी, जिसमें पता नहीं क्या क्या नहीं पढ़ा। अपन ने अलग अलग तरीके का ग्राफ पढ़ा, उसमें स्केलिंग प्रॉपर्टी पढ़ी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी,
फोल्डिंग प्रॉपर्टी पढ़ी, अलग अलग तरीके का सिग्नल पढ़ा, कॉजल, नॉन कॉजल, मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि वो आपका पार्ट नहीं है, जस्ट आप फोकस करिए, मैं 9 के रिस्पेक्ट में ही आप लोगों को टीच कर रहा हूँ। तो कौन कौन सा ग्राफ पढ़ने वाले हैं? एस टी ग्राफ, एस क्या है यहाँ? डिस्प्लेसमेंट, यूनिट होगा मीटर। सिमिलरली वी टी ग्राफ, वी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, एंड सिमिलरली ए टी ग्राफ, और यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी रीड करें, मीटर पर सेकेंड, कि हर एक सेकेंड में आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो ये बता रहा है हर एक सेकेंड में आपके डिस्टेंस में कितना चेंज आया, और ये बता रहा है कि हर एक सेकेंड में आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया। वर्चुअली स्पीकिंग, एक जगह हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, एक जगह वेलोसिटी की, और एक जगह एक्सेलरेशन। कौन कौन सा ग्राफ पढ़ना है आप लोगों को? एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ की नीड नहीं है, हाँ, लेकिन आगे जाके बच्चे इसको ए टी ग्राफ भी पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है बच्चों? फटाफट चलिए अब अपन बात कर लेते हैं, जस्ट मिनट, बैटरी थोड़ी सी ड्रेन हो रही है। चलिए, होपफुली आवाज आ रही होगी आप लोगों को प्रॉपर, आ रही है आवाज प्रॉपर? ठीक है, चले अब ध्यान दें, ये तीनों ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में मैं स्टडी कराऊंगा। एक है एरिया अंडर द कर्व, दूसरा है स्लोप एसोसिएटेड, तीसरा है एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड। ये तीन कंपोनेंट आपने सीखने हैं, और ये तीनों के तीनों कंपोनेंट किसी भी ग्राफ के लिए इक्वली वैलिड होते हैं। इट इज नॉट नेसेसरली फॉर एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, किसी के लिए भी वैलिड है। पहला, सबसे पहले बात करता हूं मैं, वो है एरिया अंडर द कर्व। देखो, थोड़ा सावधानी से देखना, अगर आपने सबसे पहला ग्राफ अगर एस टी ग्राफ लिया है, एसआई यूनिट होने वाली है मीटर, एसआई यूनिट होने वाली है इसकी सेकेंड। कभी भी अगर आप किसी भी ग्राफ का, मान लिया t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर पे खड़ा था, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट जो है वो 3 मीटर पे खड़ा था, और इस तरीके से जितने कंटिन्यूअस छोटे छोटे पॉइंट में मेजरमेंट किया और एक ग्राफ बनाया। कभी भी अगर आप ग्राफ का एरिया लेते हैं टी एक्सिस या एक्स एक्सिस का रेफरेंस लेके, तब जो नई फिजिकल क्वांटिटी निकल आती है वो निकल आती है, उसका आप यूनिट देख के बता सकते हैं। कभी भी एरिया अंडर द कर्व का मतलब होता है वाई एक्सिस का यूनिट और एक्स एक्सिस का यूनिट का आपस मल्टीप्लीकेशन। तो मेरे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी निकल के आएगी जिसका यूनिट मीटर इनटू सेकंड होगा। ऑब्वियस बात है, मीटर इनटू सेकंड, तो आपको ऐसी फिजिकल क्वांटिटी एटलीस्ट फिजिक्स के मोशन वाले पार्ट में नहीं पढ़े हैं जिससे आप रिलेवेंट हो। तो यहां से एक चीज तो समझ में आया कि सर आज के बाद से कभी भी एरिया अगर निकाल रहे हैं आप किसी भी ग्राफ का, व्हाट आई एम सेइंग, किसी भी ग्राफ का, आगे जाके एफ टी ग्राफ भी हो सकता है, क्यू टी ग्राफ भी हो सकता है। क्यू का मतलब हीट ट्रांसफर होता है, एफ का मतलब फोर्स होता है, आगे जाके क्यू वर्सेस टी टेम्परेचर ग्राफ भी हो सकता है। कभी भी आप एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं तो जो नया फिजिकल क्वांटिटी आएगा उसका यूनिट जो है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के यूनिट का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ध्यान दें, अगर कोई ये बोले एरिया अंडर द कर्व ऑफ एस टी ग्राफ, आई वुड से ये इररिलेवेंट है, मेरे कोई काम नहीं आने वाला, नो, ये इररिलेवेंट है। दूसरा, अगर मैं एस टी ग्राफ की जगह में वी टी ग्राफ ले लिया, लेट्स टेक इट इज टी विच इज इन सेकेंड, और यहां मैंने ले लिया v विच इज इन मीटर पर सेकेंड, और हो सकता है कि समय के रिस्पेक्ट में मैंने चेक किया कि वेलोसिटी किस किस तरीके से वैरी हो रही है और इस तरीके का ग्राफ बनाया। अगर मैं t इज इक्वल्स टू 0 से लेके t इज इक्वल्स टू 2, जिस तरीके से अगर मैंने इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया, तो वाकई में क्या निकलेगा वो बात की बात है। ये रिजल्ट मेरे लिए सिग्निफिकेंट है भी या नहीं, काम का है भी कि नहीं, ये समझते हैं, बिल्कुल काम का है। क्यों? जब भी तुम एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हो, इसका यूनिट होने वाला है वाई एक्सिस का यूनिट मीटर पर सेकेंड और एक्स एक्सिस का यूनिट सेकेंड, और ये होगा मीटर। आज के बाद से ये जान लो बच्चों,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, आप सोचने की नीड भी नहीं है, मैंने आपको लॉजिक दिया, क्यों बोलोगे तो 11 12 जब पढ़ोगे तब बताऊंगा, अभी मेरे लिए एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है। वो मीटर पर सेकंड और सेकंड को मल्टीप्लाई करके मीटर निकाल रहा है, तो आज के बाद से ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल सिग्निफाई करेगा, और इसका एरिया अंडर द कर्व सिग्निफाई करेगा डिस्प्लेसमेंट को। किसको भाई लोग? डिस्प्लेसमेंट को। क्लियर है? हाँ, अगर ये वेलोसिटी रहा विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका रेफरेंस आएगा डिस्प्लेसमेंट विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर ये वेलोसिटी की जगह में स्पीड रहा, तो इसका रेफरल पॉइंट आएगा डिस्टेंस, एंड दैट्स द डिफरेंस व्हिच विल बी गेटिंग ओवर हियर। हैज इट बीन क्लियर टू ऑल ऑफ अस? And at the same time, what we'll do, we'll take the next graph as well, and we'll see how the velocity is been changing. Okay, velocity तो हो ही गया, ठीक। हाँ, अगर आप 80 ग्राफ लें, ऑल्दो आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, अगर आपने कोई 80 ग्राफ लिया कुछ इस तरीके से, और अगर आप यहां किसी एक सर्टेन रीजन का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आज की क्लास में सब बताऊंगा। लेकिन अब यहां एक चीज ध्यान रखें, सबसे पहली बात तो यूनिट वाई एक्सिस का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी का ऐसा यूनिट है सेकंड, आपस में कैंसिल होके क्या बना रहे हैं? मीटर पर सेकंड, और ये यूनिट होने वाला है वेलोसिटी का। तो अगर कोई मैं ये बोलूं कि आपको अगर 80 ग्राफ दिया है और उसका एरिया अंडर द कर्व निकालने बोल रहा है, तो चाहते या ना चाहते हुए आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करना है, एरिया अंडर द कैसे कैलकुलेट करना है, अपन 8th वगैरह में खूब पढ़ते आए हैं, अलग अलग तरीके के ट्रेपीजियम्स वगैरह का एरिया अंडर द कर्व, या अलग अलग तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया अंडर द कर्व। वैसे मैं न्यूमेरिकल्स लूंगा। अब मैं इसके बाद बात कर रहा हूं स्लोप की। स्लोप का मतलब होता है ढलान, और ढलान के ऊपर क्लास 11 12 में आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग में जाके इसके खूब सारे एप्लीकेशन है। मैं आप लोगों को केवल 9 तक रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं। स्लोप का मतलब होता है ढलान, स्लोपीनेस। देखो फिर से वापस से जो आपके रिलेवेंट ग्राफ्स थे, आई विल बी स्केचिंग देम वंस अगेन, एंड हियर कम्स, लेट्स टेक हाउ द डिस्प्लेसमेंट इज बीन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। Here comes how the velocity has been changing with respect to the time. If you want, I can draw how the acceleration has been changing with respect to the time. और यहां मैं बात करता हूं ढाल की। Just try to understand in this way. इस तरीके का एक ग्राफ है, इस तरीके का एक ग्राफ है। My dear friend, जब भी आप स्लोप निकालना चाहते हैं, कैसे निकाल रहे हैं वो बाद की बात है, जब भी आप स्लोप निकालेंगे ध्यान रखेंगे जो नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी, एसटी ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी, हो सकती है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कुछ आ जाए। क्या आएगी इसको आपको याद करने की नीड नहीं है, ध्यान दें, आपको केवल वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के यूनिट को आपस में डिवाइड करना है। क्यों? क्लास 11th। फिर मैं अपने आप को रुकूंगा। तो ऊपर में है मीटर, नीचे है सेकंड, और मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है भाई लोग? वेलोसिटी का। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि एसटी ग्राफ का स्लोप आज के बाद से क्या देने वाला है? वेलोसिटी। सेम गोस विद द वीटी ग्राफ, कुछ इस तरीके का ग्राफ है। ग्राफ का नेचर मैं थोड़ी देर में पढ़ने वाला हूं, कुछ इस तरीके का ग्राफ है, बट वी तो है मीटर पर सेकंड, और ऐसा यूनिट अगर टी का है सेकंड, तो मैं ये पूछूं मीटर पर सेकंड, और अगर आप स्लोप निकाल रहे हो तो डिवाइड कर रहे हो एक्स एक्सिस के यूनिट को, और ये वैल्यू क्या आएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये किसकी यूनिट है? एक्सेलरेशन की। आज के बाद से ध्यान देना, फटाफट देखते जाएंगे। एसटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व कुछ सिग्निफाई नहीं करता, वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व जो है वो क्या? मीटर पर सेकंड, और सेकंड को मल्टीप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट सिग्निफाई करता है। एक्सेलरेशन का एरिया अंडर द कर्व वेलोसिटी सिग्निफाई करता है। सिमिलरली, जस्ट अ मिनट, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। एंड सिमिलरली 80 ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व तो नहीं, अगर स्लोप की बात कर रहे हैं तो कुछ भी सिग्निफाई नहीं करेगा, बिकॉज इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ऑलरेडी है, और आप सेकंड से इसको डिवाइड करेंगे, सो इट इज सपोज टू बी मीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी आप अभी नहीं पढ़े हुए हो, तो आपको एरिया अंडर द कर्व, स्लोप, गिनती के केवल 4 ग्राफ के निकालने हैं। कभी भी प्रॉब्लम आएगा एरिया अंडर द कर्व का, लिख के ले लें, वो वीटी ग्राफ होगा या एटी ग्राफ होगा। ऑल्दो ये नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों के स्कूल में यही क्वेश्चन आएंगे।
और स्लोप का जब भी क्वेश्चन होगा तो ये आएगा एसटी ग्राफ का या फिर किसका, वीटी ग्राफ का, और ये तो फिर से इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट है। और ये क्या निकालेगा, एस्केलरेशन, एस्केलरेशन, और ये निकालेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी। Probably till this point each and everything must be clear to all of us. यहां तक तो किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्लियर है सब लोगों को? ठीक, चलिए अगला मैं ये देखूं कि स्लोप निकालते कैसे हैं। अब मैं किसी भी ग्राफ का रेफरेंस नहीं ले रहा हूं, आई हैड बीन फोकसिंग ओवर दिस स्लोप। स्लोप क्या है, अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट एरिया ऑफ योर कंसर्न, बट लेट्स टेक वी हैव अ ग्राफ where this has been a x-axis and this has been a y-axis. ये कल के दिन x-axis could be dedicated towards time, y-axis could be dedicated towards the distance, displacement, acceleration, force, viscosity, volume, density, whatever it could be. But as far as the class 11 motion is concerned, x usually would be dedicated towards the time and y usually would be dedicated towards maybe displacement, velocity, acceleration. Till this point everything has been clear what I am saying. Now what had been happening my dear fan, ये ध्यान रखें, पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे, अगर कोई एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन का मतलब ये कहीं से टिल्ट नहीं हुआ है, कहीं से भी टिल्ट नहीं हुआ है, कोई यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन तो नहीं हुआ, ये दो अलग अलग पार्ट में बना हुआ है। यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन का स्लोप यूनिफॉर्म होता है, तो आप ये लिख लेंगे कि इसका स्लोप यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन का स्लोप यूज्ड टू बी यूनिफॉर्म। व्हाट डज इट मीन ऑफ इट, यहां चढ़ाओ, यहां चढ़ाओ, यहां चढ़ाओ, सब जगह आपको सेम मिलेगी। जैसे आपकी सीढ़ी में देखेंगे, जब आप सीढ़ी चढ़ते भी हैं तो सबसे पहले नीचे क्या होती है, स्लैबिंग होती है, आपने ध्यान दिया, नीचे क्या होती है, स्लैबिंग होती है इस तरीके की, उसके ऊपर सीढ़ियां बनती हैं, और आप ध्यान देंगे कि उसका स्लोपिंग जो है वो हमेशा और हमेशा सेम होता है। टेन थीटा वगैरह से निकालते हैं, 9th में नहीं पढ़े हैं तो आई विल कीप दिस असाइड। सो हियर कम्स द स्लोप, और ये क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। स्लोप निकालते कैसे, स्लोप निकालते कैसे, आप किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स को इस स्ट्रेट लाइन पे पकड़ के बैठ जाएं। लेट्स टेक इसका एब्सिस और ऑर्डिनेट x1 y1 है, लेट्स टेक इसका x2 y2 है, लेट्स टेक इसका ये होगा x और ये होगा y, लेट्स टेक ये x3 y3 है। चूंकि इसका स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा, तो यहां आप स्लोप निकाल लें, यहां आप स्लोप निकाल लें, इसका आप रेफरेंस लेकर स्लोप निकाल लें, इट वुड रिमेन वेरी सेम। मैंने देखा है कि बच्चों को कई बार यहां तकलीफ होती है कि सर इसके 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो स्लोप कहां निकालूं, तो आप 3 तरीके से निकाल सकते थे, 1, 2 या 3, सब में आंसर जो है वो सेम आएगा। एनीवेज हाउ द स्लोप इज डिफाइंड, स्लोप इज डिफाइंड व्हाट हैड बीन द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन x, या मैं बोलूं y फ्यूचर माइनस व्यू प्रेजेंट डिवाइडेड बाय ऑफ x फ्यूचर माइनस x प्रेजेंट। आगे बात समझ में, आप ये सोचो ना, अगर डेल x छोटा हो, आप ये सोच के देखो, अगर x में चेंज उतना ही है और कर्व कुछ इस तरीके से बनाए हैं, पहले y में चेंज कितना था, इतना था जिसको आपने डेल y डाला, अब y में चेंज कितना है, इतना ना होके इतना है, लेकिन चेंज इन x तो अभी भी वही है। फिर बोल रहा हूं मैं ज्यादा होगा आप लोगों के लिए, ये सब डिटेल तो मुझे नहीं पढ़ाना। तो स्लोप निकालना है तो कुल मिला के यहां का y पूछ लें, ये होगा y2, यहां का y पूछ लें, ये होगा y1, यहां का x पूछ लें, ये होगा x2, यहां का x पूछ लें, ये हो जाएगा x1। इवन आप यहां भी स्लोप निकाल सकते हैं, यहां फ्यूचर y माइनस प्रेजेंट y, फ्यूचर x माइनस प्रेजेंट x। बताएं फ्यूचर y कितना है यहां पर, y3 माइनस प्रेजेंट है y2, x2 माइनस ऑफ x1। इस तरीके से निकाल सकते हैं, नथिंग रॉन्ग, नथिंग ग्रेट इन इट। Has it been clear till this point? I don't find any of the student would have any kind of doubt now. स्लोप निकालना तो आप लोगों ने सीख लिया होगा, लास्ट में न्यूमेरिकल लूंगा, आप लोग टेंशन मत लो, इसके भले 2 पार्ट बनाने पड़े, बट एट लास्ट विल टेक द न्यूमेरिकल एज वेल। टिल दिस पॉइंट आई डोंट फाइंड एनी ऑफ द स्टूडेंट विल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट नाउ। देखें कुछ वर्चुअल प्रॉब्लम, थोड़ा सा वर्चुअल प्रॉब्लम देखते हैं। ये है आपका टाइम और ये है आपका मे बी y और x। आप बताएंगे कि स्लोप कहां ज्यादा है। देखो आप इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हो, लेकिन मैथमेटिकली आपको नहीं समझाऊंगा। आपको फिसलन कहां ज्यादा लग रही है, आप कहां खड़े होंगे तो आपको स्लिपरी फील होगा। आप देखेंगे कि यहां स्लोप 0 है, बिल्कुल फ्लैट है, यहां स्लोप बढ़ गया, यहां स्लोप और बढ़ गया, यहां स्लोप और बढ़ गया, तो आप बोल सकते हैं कि सबसे स्टीप या सबसे ज्यादा स्लोपिस जो है
वो ये वाली ग्राफ है, उसके बाद ये वाली ग्राफ है, उसके बाद ये वाली ग्राफ है, और इसके बाद स्लोप क्या है, 0 है। हैज इट बीन क्लियर टू ऑल ऑफ अस? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कल के दिन अगर स्लोप पूछे तो आप केवल स्टीफनेस के हिसाब से भी आप बता पाएंगे कि कहां स्लोप ज्यादा है, कहां स्लोप कम है। कंसोलिडेट कर लिए, आप ध्यान देना किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, वर्स्ट कंडीशन में बन सकता है एटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व। अगला बनेगा वीटी ग्राफ, सॉरी एसटी ग्राफ का स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन, वीटी ग्राफ से रिलेटेड स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन। एरिया कैसे निकालना है वो भी बता दूंगा, वेलोसिटी कैसे निकालना है ये भी बता दूंगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलिए इन सब को मैं एक बार के लिए रब आउट करता हूं, और अब मैं आप लोगों के नाइटमेयर पार्ट में आता हूं कि सर यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, बॉडी इन रेस्ट, इसके ग्राफ कैसे बनने वाले हैं। थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके बाद लास्ट में अपन न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी लेंगे। और आप मेरे को कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आई विल टेक क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी लास्ट ग्राफ, जिसमें अपन बात करते हैं प्रेशर की, डेंसिटी की, मीन पोजीशन की, कहाँ, साउंड में। चलिए तो अलग अलग केसेस लेके चल रहा हूं मैं मोशंस में, और वो है केस ऑफ रेस्ट। व्हाट डज इट मीन बाय द रेस्ट? पहले तो ये बताओ आप मेरे को कि ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा है। एनीवेज यहां आगे जाके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक थोड़ा सा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, बट अभी मैं उसको दरकिनार कर रहा हूं। रेस्ट का क्या मतलब हुआ, आप ये ध्यान देना, और इसको मैं अलग अलग ग्राफ में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने कौन कौन सा ग्राफ देखा? एसटी ग्राफ, जिसको मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, चलो एसआई फॉर्म में लिया। उसके बाद बोल रहा हूं मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इज बीन अ काइंड ऑफ दिस, इज बीन अ काइंड ऑफ दिस। पहले ये बताओ बॉडी के रेस्ट के होने का मतलब होता क्या है? वर्चुअली स्पीकिंग, टाइम के बीतते जाने पे भी बॉडी का पोजीशन अपनी लोकेशन से चेंज नहीं होना। इनिशियली वो जहां खड़ा था बस वहीं खड़ा हुआ है। वर्चुअली स्पीकिंग द बॉडी वुड बी सेड एट रेस्ट। देखो इसको किस तरीके से बोला जा सकता है, ये रेस्ट का कंडीशन है कि नहीं, पहले ये बताना आप मेरे को। ये लिया मैंने टाइम टी सेकंड में, और ये लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट एस इन मीटर। टी 0 पे भी वो मेरे से 1 मीटर दूरी पे खड़ा था, 2 पे भी 1 मीटर पे खड़ा था, और 3 पे भी 1 मीटर पे खड़ा था। अगर आप इसका कोऑर्डिनेट बनाएं तो ये होगा 0,1, 2,1, 3,1, और मुझे लगता है कि ये ड्रॉ करना आता है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, एंड हियर इट इज गोइंग टू बी 0,1, 2, और अभी भी हाइट कितनी है 1, 2,1, एंड ये क्या होगा 3,1। हो क्या रहा है, x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन y, भाई ऑर्डिनेट तो y ही होता है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या मैं इसको आज के बाद से रेस्ट का केस बोल सकता हूं? हाँ सर बोल सकते हो। अगर एक कोई दूसरी ग्राफ होती और कुछ ये फ्लैट पैरेलल टू दी टी एक्सिस जरूर लिखेंगे, ये कुछ होता 0, मे बी 2, देन 2,2, 3,2, इसका मतलब टाइम तो चेंज होता जा रहा है। देखो ना एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपका डिस्टेंस वहीं का वहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इज अ केस ऑफ रेस्ट। आज के बाद से ध्यान देंगे, वेन एवर द एसटी ग्राफ मेक्स अ पैरेलल स्ट्रक्चर टू दी टी एक्सिस और एक्स एक्सिस, बाय डिफॉल्ट इट इज कॉल्ड इन रेस्ट। ये क्या कहलाता है? रेस्ट में कहलाता है। दूसरा तरीका ध्यान दो, एसटी ग्राफ का स्लोप जो है वो वेलोसिटी बताता था, और अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट है, आप खड़े होंगे तो यहां कोई फिसलन नहीं है। वहां से भी बोल सकते थे एज द गिवन स्ट्रक्चर हैज द स्लोप इज इक्वल्स टू 0, एसटी ग्राफ का स्लोप बताता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब कहां रखा हुआ है, वो रेस्ट पे रखा हुआ है। आगे बात समझ में? इवन अगर ये पैरेलल इस तरीके से भी होता ना, तब भी होता कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0, 1 पे भी 0, 2 पे भी 0। इसका मतलब वो मेरे जस्ट सामने खड़ा हुआ है और समय के हिसाब से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। क्या ये कर्व नीचे आ सकता है? हाँ नीचे भी आ सकता है, और उस समय डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, वो मेरे पीछे खड़ा होगा बट वो चेंज नहीं कर रहा है। मैं एक काम करता हूं, बैटरी चेंज कर लेता हूं, आप लोग देखो थोड़ा सा।
क्लियर है? तो कभी भी अगर एसटी ग्राफ टी एक्सिस के पैरेलल हो तो वो केस बनता है रेस्ट का। स्लोप जीरो होने से एसटी ग्राफ का स्लोप जो था वेलोसिटी था, वेलोसिटी जीरो होने का मतलब फिर से बनता है ये केस रेस्ट का। अगला, अगर वीटी ग्राफ में आप रेस्ट को प्लॉट करना चाहते हैं मेरे भाई, अब ध्यान देना, वाई एक्सिस जो है इट्स द एक्सिस ऑफ स्पीड या वेलोसिटी। समय के हिसाब से अगर m की वैल्यू चेंज होती जाएगी, लेट्स टेक 0 पे कुछ भी डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करी है, 1 पे 1, 2 पे 2, तो इसका मतलब नाउ यू हैव बीन मूविंग फ्रॉम इट्स प्लेस। यहां ध्यान देना, बॉडी रेस्ट पे तभी कहलाएगी जब आप घड़ी अपने सामने रखें और गाड़ी का स्पीडोमीटर अपने सामने रखें और गाड़ी का स्पीड या वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे 0 था, टाइम t इज इक्वल्स टू 1 पे भी 0 था और 2 पे भी 0 था। क्या इसको ड्रॉ करना आता है? हाँ सर, ये होगा 0,0 बोले तो क्या होगा ऑरिजिन, फिर ये होगा 1,0, एक्स एक्सिस में 1 की तरफ आगे गए लेकिन अभी भी y की वैल्यू 0 और 2,0। ये तो मैंने डिस्क्रीट वैल्यूज ली हैं, इवन 0.1 0.2 हर एक जगह ये लाई करेगा अपने एक्स एक्सिस के ऊपर। आज के बाद से ध्यान देना, कभी भी बात होती है अगर बॉडी एट रेस्ट तो वीटी ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस नहीं होगा, सीधे एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अगर ये यहां चला गया, देखो समझो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर इस तरीके का ग्राफ बना लिया तो इसके y में चेंज नहीं हो रहा। लेट्स टेक इट इज 0,1, इट इज 1,1, इट इज 2,1। ये बता रहा है 0 सेकंड पे भी वेलोसिटी 1 थी, 1 सेकंड पे भी वेलोसिटी 1 है, 2 सेकंड पे वेलोसिटी 1 है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन का केस बन जाएगा। आई विल कीप दिस असाइड। तो क्या मैं मानूं कि रेस्ट का कंडीशन ये सब लोगों को अच्छे से क्लियर है? आई डोंट फाइंड कि किसी को अब दिक्कत हो रही होगी। नाउ अब मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म मोशन और इसी को बोलूंगा मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी भी बोल रहा हूं वेलोसिटी, स्पीड, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी टॉक्ड, बट ठीक है, क्लास 9th में आई विल रिस्ट्रिक्ट टू अ सर्टेन कन्फाइंड एरिया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और आई वुड से यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट डज इट मीन बाय द यूनिफॉर्म मोशन? आप अपने एग्जाम को दिला के आए हैं, एग्जाम अच्छा गया है, एकदम शांत मन चल रहा है और उस समय जो ड्राइव करेंगे आप कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्राइव करेंगे, धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। वर्चुअली स्पीकिंग टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी थी वही 1 पे है, वही 2 पे है, वही 3 पे है। अग्री करते हैं क्या बोल रहा हूं मैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एसटी ग्राफ कैसा बनेगा? वैसे भी अपन को लेना तो 2 ही ग्राफ है, एटी ग्राफ तो मैंने अवॉइड करने बोला। ये कैसा बनेगा? एनीवेज वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? वेलोसिटी कहां से निकलती थी? एसटी ग्राफ के स्लोप से निकलती थी। अगर एसटी ग्राफ के स्लोप को आप चेंज नहीं होने दिए, जैसे समझो यहां स्लोप कांस्टेंट है और यहां स्लोप घट रहा है, देखो ना, अगर आप मैं यहां खड़ा करूंगा ना तो आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, आपको फिसलन नहीं लगेगी। तो स्लोप यहां घट रहा है, स्लोप यहां फिर बढ़ रहा है। अगर स्लोप पूरी तरीके से कांस्टेंट रहे, व्हाट आई एम सेइंग, अगर ये एक फ्लैट लाइन रहे, फ्लैट व्हाट आई एम सेइंग एकदम स्ट्रेट लाइन रहे, तब आप बोल पाएंगे इट्स अ केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आज के बाद से ये क्लियर रखेंगे, इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी द एसटी ग्राफ क्रिएट्स अ स्ट्रेट लाइन, और वो भी क्या? यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन। और अगर आप इसको फ्लैट कर देते हैं स्ट्रेट लाइन तो वो भी होगा, लेकिन उस समय स्लोप 0 हो चुका होगा और आप पहुंच चुके होंगे यहां। ये भी एक यूनिफॉर्म मोशन का ही केस है। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली 0 पे बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, ये भी एक यूनिफॉर्म मोशन का केस है, बट यहां वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, यहां वेलोसिटी की वैल्यू नॉन जीरो है। आगे बात समझ में क्या बोल रहा हूं? अब देखो इसमें एक आध न्यूमेरिकल भी लगे हाथ बनता जाएगा। यहां क्या होगा, इस तरीके के ग्राफ में आपको कोई 2 पॉइंट इस तरीके से मार्क करके दिए हुए होंगे, जिससे आप y2 y1 x2 x1 निकाल लें, स्लोप से वेलोसिटी निकाल लें। मान लिया ये समय है सेकंड में और ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। ये मान लिया मैंने 2 है, ये मान लिया मैंने 1 है, ये मैंने मान लिया 0.5 है और ये मैंने मान लिया 1। बोले तो 1 सेकंड पे आप कहां प्लेस थे? 0.5 मीटर पे। 2 सेकंड पे कहां प्लेस थे? 1 मीटर पे। आगे बात समझ में? अब अगर आपने यहां निकालना है वेलोसिटी, हाउ द वेलोसिटी इज बीन डिफाइंड? रेट ऑफ चेंज, चलो स्लोप।
इसका स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब चेंज इन वाई, इसको मैं लिख सकता हूं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई ऑफ x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू, देखें आप इसको x1 माने इसके करस्पॉन्डिंग y1 माने, x2 माने इसके करस्पॉन्डिंग y2 माने, तो ये क्या होगा 1 कॉमा 0.5 और ये होगा 2 कॉमा 2 कॉमा 1। तो चलिए चेंज इन y कितना है, ध्यान देना हमेशा आगे वाले पॉइंट को 2 कंसीडर करना, तो ये होगा x2 y2 और ये होगा x1 y1। चले y2 कितना है 1, y1 कितना है 0.5, x2 कितना है 2 माइनस 1 और ये वैल्यू आएगी 0.5 और यूनिट क्या होगा, स्लोप निकालने के टाइम पे y एक्सिस और x एक्सिस के यूनिट को आपस में डिवाइड किया जाता है मीटर पर सेकंड। क्यों किया जाता है 11th में अगर कोई मेरे से पढ़ेगा तब पहला टॉपिक स्टार्ट होता है यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड इट्स कंसिस्टेंसी, वहां अपन डिटेल में पढ़ते हैं इसको। 9th के लिए मोर देन एडिक्वेट है जितना आप भी समझ पा रहे होंगे। यहां तक क्लियर है, कल के दिन इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनीवेज मेरे लिए एरिया ऑफ कंसर्न है यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन में एसटी ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके का बनेगा। अगला वीटी ग्राफ किस तरीके का बनेगा, वीटी ग्राफ, टी एंड हियर कम्स वी, वेलोसिटी को चेंज नहीं होने देंगे। व्हाट इज दैट मीन ऑफ इट, कि आप समय t इज इक्वल्स टू 0 पे जिस वेलोसिटी से स्टार्ट किए, लेट्स टेक अप 1 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किए, ये चेंज नहीं होने देंगे। 0,1 देखो x एक्सिस की वैल्यू कितनी है 0, y की कितनी है 1 है, क्या होगा 0,1। मैं मान के चल रहा हूं कि मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह ढंग से पढ़े हुए हो भाई, मैथ्स और फिजिक्स अलग अलग नहीं है, इट्स द सेम पार्ट, अग्रीड व्हाट ऑन। सिमिलरली ये क्या होगा 2,1 एंड हियर कम्स 3,1। आज के बाद से ये जान लें आप, कभी भी अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस देख रहे हैं तो आपका वीटी ग्राफ टी एक्सिस के पैरेलल होगा या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आप चाहें तो यहां से क्या निकाल सकते हैं भाई, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। टी इज इक्वल्स टू 0, हाँ ना भाई, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, वहां भी v की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 1 थी, 2 पे भी 1 थी, 3 पे भी 1 थी। बोले सर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चले जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इट सिग्निफाइज। इवन इफ यू टेक दिस काइंड ऑफ कर्व एज वेल, बोले तो 0,5 मे बी 1,5, समय तो 1-2 होता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और इसको फिर से क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और या फिर यूनिफॉर्म मोशन विथ फिक्स्ड वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड और यहां है 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप यहां एक्सेलरेशन की बात करें, आपको शायद पता है यहां से एक्सेलरेशन आप सीधे ना निकालें, एसटी ग्राफ का स्लोप जो है, एस का मतलब मीटर, टी का मतलब सेकंड, वेलोसिटी देगा, लेकिन वीटी ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देगा। और आप देख सकते हैं अगर आप इसका स्लोप निकालते भी हैं, निकालने के कई तरीके होते हैं, मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिकल तरीका, खड़े होकर देखिए कोई फिसलन नहीं है। स्लोप 0, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, और ए की वैल्यू कितनी है 0। आज के बाद से ध्यान देना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन ऑल्सो इज अ केस ऑफ जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। या दूसरा तरीका ये था, आप इसका स्लोप निकाल रहे हैं तो कैसे निकालें, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। व्हाट इज y2, अगर आप इसको 1 इसको 2 ले लिए तो y2 कितना है 5, y1 कितना है 5, 2 माइनस 1 और ये वैल्यू कितनी है 0। ऑब्वियस सी बात है। और यूनिट क्या होगा, जो y का यूनिट है मीटर पर सेकेंड और उसको सेकेंड से फिर डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बच्चों, ध्यान रखो थोड़ा सा। ये है रेस्ट का कंडीशन, ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन का कंडीशन, ठीक है क्लियर। यहां इस वीटी ग्राफ से आप पहले एसटी ग्राफ से स्लोप निकाल के वेलोसिटी निकाल चुके हैं और इस वीटी ग्राफ के स्लोप से आप एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं। एरिया अंडर द कर्व वगैरह के बारे में बात थोड़े से इसके बाद करूंगा मैं, और वहां से आप इस एरिया अंडर द कर्व से आप इसका आगे वीटी ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व क्या होगा भाई, मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे। चलिए एक और अगला केस लेता हूं मैं, एक और अगला केस लेता हूं मैं, और वो होगा मान लिया, और वो है
एस्केलरेटेड मोशन। व्हाट डज इट मीन बाय द एस्केलरेटेड मोशन? वेलोसिटी का समय के हिसाब से तेजी से बढ़ना। उस टाइम पे ये वेलोसिटी किस तरीके का केस बनाएगी? देखें आप, देखो समय के साथ वेलोसिटी का बढ़ना, हाँ सर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने वीटी ग्राफ लिया है, सीधे सीधे कौन सा ग्राफ लिया है? वीटी ग्राफ। समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, और एक मजेदार चीज ये है, इसका स्लोप कांस्टेंट है कि स्लोप चेंज हो रहा है? स्लोप कांस्टेंट है। व्हाई? बिकॉज इज अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन। तो आज के बाद से इस तरीके के केस को मैं बोल सकता हूं यूनिफॉर्म एस्केलरेशन का केस। व्हाई यूनिफॉर्म? बिकॉज द स्लोप हैज नॉट बीन चेंज्ड एनीवेयर। कई बार बच्चे वीटी देख भी नहीं रहे हो, सीधे ग्राफ को देख रहे हैं। इट इज वेरी एसेंशियल कि आपको ये पता हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आप किस किस पैरामीटर्स को डील कर रहे हैं। आगे बात समझ में क्लियर? अब मैं अगर एसटी ग्राफ की बात करूं, ये थोड़ा सा ब्रेथ टेकिंग होगा आप लोगों के लिए, बट ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखें। ये होता है अपर फेसिंग पैराबोला। अपर फेसिंग पैराबोला समझने का तरीका बता रहा हूं। देखें, अगर मैं आपको ढाल देखता हूं तो यहां सबसे महीन है, ढाल सबसे कम है, ढाल यहां बड़ा हुआ, ढाल और बड़ा हुआ, ढाल और बड़ा हुआ, और ढाल और बड़ा हुआ। एसटी ग्राफ का स्लोप दिखाता क्या है? वी। तो आप बोल सकते हैं यहां वेलोसिटी छोटी थी, वेलोसिटी यहां बड़ी है, वेलोसिटी और बड़ी हुई, वेलोसिटी और बड़ी हुई, वेलोसिटी और बड़ी हुई। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं इज अ काइंड ऑफ एस्केलरेशन। यूनिफॉर्म के बाद नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ये सब जो है आप लोगों के क्लास 11th में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहां ये पढ़ने का मौका मिलता है। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ेंगे। और वहां है एक रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा है मोशन इन अ प्लेन, और वहां आपको डिटेल में कुछ कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो अगर कभी भी यूनिफॉर्म एस्केलरेशन का केस आता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस आता है तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ध्यान रखें, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमेशा और हमेशा यूनिफॉर्म एस्केलरेशन का केस नहीं बनेगा। लिख के रख लेना, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमेशा यूनिफॉर्म एस्केलरेशन का केस नहीं बनेगा। यहां वेलोसिटी ना केवल चेंज हो रही है, लीनियरली चेंज हो रही है, और जब भी वेलोसिटी लीनियरली चेंज हो तभी ही जाके यूनिफॉर्म एस्केलरेशन का केस बनता है। आगे बात समझ में? तो ये बताएं, ये किस ग्राफ को रिजेंबल कर रहा है? ये देखें, ये टाइम ले लिया और मान लिया आपने एस ले लिया, और ये कुछ इस तरीके का कर्व प्रिटेंड करा रहा है। इसको बोलते हैं राइट फेसिंग पैराबोला। एनीवेज अगेन आपके लिए काम करिए। सबसे ज्यादा स्लोप देखो इधर है, और आप यहां से कंफर्ट होते जा रहे हैं। यहां सबसे ज्यादा स्लोप, फिर स्लोप कम होता जा रहा है। ये देखिए, स्लोप कम होता जा रहा है। एनीवेज एसटी ग्राफ का स्लोप दिखाता क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा यहां थी, फिर कम हुई है, और कम हुई है, और कम हुई है, और शायद यहां पर जाके वेलोसिटी जो है वो जीरो ही हो गई है। ये कब का केस है? ये कब का केस है मेरे भाई? ध्यान देना, कब का केस है? थोड़ा सावधानी से। यह है रिटार्डेशन का केस। रिटार्डेशन का केस क्यों भाई? वेलोसिटी जो है वो लगातार घट रही है। 0 सेकंड के बाद 1 सेकंड में वेलोसिटी कम, 2 सेकंड में वेलोसिटी कम, और ये रिटार्डेशन का केस। किसका बन रहा है? ये रिटार्डेशन का केस। और अगर ग्राफिकली इसको बनाएं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा कि आप समय के हिसाब से अपने वेलोसिटी को लगातार गिराते जा रहे हैं। ठीक, क्लियर है? मैं आप लोगों को अब कुछ रिव्यू क्वेश्चन देता हूं। मैं ज्यादा लंबा नहीं रखना चाहता इस पूरे के पूरे सेशन को, रिव्यू क्वेश्चन देना चाहता हूं। आप लोग बताएं ये कौन सा केस है। चलिए, ये मैंने एसटी ग्राफ लिया है। आप लोगों को एक्सेस बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। एसटी ग्राफ मान लिया मैंने, स्टार्ट किया कुछ इस तरीके से, फिर स्टार्ट किया कुछ इस तरीके से, और स्टार्ट किया फिर कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये इस तरीके से, और फिर स्टार्ट किया कुछ इस तरीके से। दिख भी रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब एक अकेले क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सबको समाहित करने की कोशिश किया। ए बी सी डी एंड ई। बताएं ए से बी ये कौन सा केस है?
देखें स्लोप एस टी ग्राफ का जीरो होने का मतलब होता है वेलोसिटी का जीरो होना, या फिर एस का टी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होने का मतलब होता है वेलोसिटी का जीरो होना। एनीवेज ये केस है रेस्ट का। ए से बी से सी आप देखें स्लोप यूनिफॉर्म था बी से सी, और एस टी ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस, अग्री कर रहे हैं? यहां देखिए, यहां धीरे 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 स्लोप कम होता जा रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ोगे तो समझ में आएगा, लेकिन फिसलन कम होता जा रहा है। इसका मतलब एसटी ग्राफ का मतलब होता है स्लोप सर वेलोसिटी, वेलोसिटी कम होता जा रहा है, तो सीडी पार्ट जो है वो रिटार्डेशन का केस है। रिटार्डेशन का केस, जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसकी वेलोसिटी धीरे 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 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से घटती जाती है। एनीवेज इट्स अ काइंड ऑफ दिस। और अगर आप यहां देखेंगे ना, यहां इसको अगर फिर से बनाते हैं, अगर आप इसको यहां देखेंगे कुछ इस तरीके से, तो इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है देखिए, और ये जो है ना डी से ई, ये है एक्सेलरेशन का केस। इतने अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के बुक के भी पार्ट नहीं है। आगे बात समझ में, बट थोड़ा सा आप लोगों ने एसटी ग्राफ की इज्जत करनी है कि एसटी ग्राफ था कि वीटी ग्राफ था। अगला, अब मैं लेता हूं फिर से एक वीटी ग्राफ, लेट्स टेक इट्स टी, लेट्स टेक इट्स वी, और कोई सब एक रैंडम में क्वेश्चन बना रहा। देखें ये कुछ इस तरीके का केस है, इस तरीके का केस है, इस तरीके का केस है, इस तरीके का कुछ केस है, और चाहो तो कुछ इस तरीके का भी केस ले सकते हो। ये ऑल्दो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स टेक इट्स अ ए, इट्स अ बी, इट्स अ सी, इट्स अ डी, इट्स अ ई। यार ये बताएंगे वीटी ग्राफ का स्लोप दिखाता क्या है? एक्सेलरेशन, और ए भी फ्लैट है तो ये है जीरो एक्सेलरेशन का केस, या फिर मैं बोलूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस। ए से बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉर्म वेलोसिटी। और ध्यान देना अब यहां स्लोप तो यहां भी है और यहां भी है, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव है। नहीं समझ में आ रहा तो आप ये बोलना कि सर समय के हिसाब से वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा कि नहीं? बी से सी तक होगा, क्यों? क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है। लेकिन वो एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो यूनिफॉर्म, हाँ सब स्लोप यूनिफॉर्म है तो ये होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लास में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप अभी कम से कम क्विक रिवीजन के फॉर्म में आप इसको समझते जाएं। ये कौन सा केस होगा? ये होगा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्यों? मैं सी से डी का रेफरेंस ले रहा हूं, यूनिफॉर्म, और यहां स्पीड बढ़ने की जगह में घटने की कोशिश कर रही है, होगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और यहां स्लोप जो है वो अलग अलग है, देखो यहां फिसलन ज्यादा है और वो कम होता जा रहा है, तो मैं यहां बोलूंगा है तो रिटार्डेशन है, तो ये भी रिटार्डेशन, वेलोसिटी कम कर रही है, लेकिन ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा। जैसे आपने एक बार ब्रेक लगाया, उसके बाद आपने पैर से दूसरी ब्रेक लगाई, और हो सकता है सामने में जाके आप किसी गाड़ी के साथ डैश कर गए, तो आपकी वेलोसिटी का जो रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसको बोलूंगा नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, ये लेट्स टेक इट्स अ टी एक्सिस, लेट्स टेक इट्स अ वी एक्सिस, और यहां मैंने एक ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके से। ये है ए, ये है बी, ये है सी, और इवन मैंने इनके पॉइंट्स को भी मार्क किए। देखें ये है मान लो 1 सेकेंड, और आपकी वेलोसिटी थी कुछ 5 मीटर पर सेकेंड, और ये थी 2 सेकेंड, और आपकी वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट मैंने लिए हैं मीटर पर सेकेंड, और यहां लिया है मैंने सेकेंड। आपसे अब क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं मैं ये पूछ रहा हूं कि ए से बी एंड बी से सी के बीच में एक्सेलरेशन कहां ज्यादा है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पता कैसे चलता है? स्लोप से। स्लोप कैसे पता चलता है? आगे वाले पॉइंट को पीछे वाले पॉइंट से कनेक्ट करना होता है। एक्स की वैल्यू 1 5, एक्स की वैल्यू 0 0, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 6। अगर आप स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, तो ए बी के बीच में आपका एक्सेलरेशन निकल आएगा, जो क्या होता है
फाइनल माइनस इनिशियल। 5 को 0 से घटाओ कितना आया 5, 1 को 0 से घटाओ कितना आया 1, और ये कितना आया 5, और इसका यूनिट क्या होगा स्लोप के लिए इन दोनों को डिवाइड करो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप स्लोप निकालना चाह रहे हैं बी से सी के बीच में, फाइनल कितना है 6 माइनस इनिशियल 5, 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपसे ये पूछा जा सकता था कि कहाँ एस्केलेरेशन ज्यादा है मेरे भाई, जहां स्लोप ज्यादा है वहां एस्केलेरेशन ज्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ चढ़ाई स्टीफ है और यहाँ पहले से नैरो हो गई है। आपसे अब ये भी पूछा जा सकता था, ये क्लियर है आपसे पूछा जा सकता था फाइंड द एस्केलेरेशन फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द एस्केलेरेशन फ्रॉम बी टू सी। आपसे पूछा जा सकता था कि वेयर एस्केलेरेशन वुड बी मोर एंड वेयर द एस्केलेरेशन वुड बी लेस। तो आई कैन से वेरी वेल एट ए बी acceleration is going to be more and at BC acceleration is going to be less. अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता था find the displacement traveled between, अलग अलग केस हो सकते हैं देखो, between t is equals to 0 सेकेंड से लेके मान लिया 1 सेकेंड तक, और दूसरा t is equals to बोल सकते हैं अपन 1 सेकेंड से लेके लेट्स टेक 2 सेकेंड तक। भाई वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व जो है वो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व मल्टीप्लाई करते हैं इनके यूनिट्स को, मीटर बोले तो डिस्प्लेसमेंट निकाल के देंगे। आप जब ये निकालेंगे ना तो आपको ये एरिया निकालना होगा, कहां गया भाई, ये एरिया निकालना होगा, थोड़ा ध्यान दे। यू हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया यू हैव टू कैलकुलेट, और ये एरिया निकालने के लिए भाई इसमें तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, और ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, कभी भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें, आप जब डिस्टेंस मेजर करते हैं एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये इसमें कोई कंफ्यूज ना हो कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है सर, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, एल्टीट्यूड बेस। देखो बेस कैसे निकालना वो ध्यान देना, यहाँ x की वैल्यू कितनी थी 0, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 हुई। यहाँ y की वैल्यू कितनी थी 0, नहीं समझ में आ रहा तो इसको लिखो आप 1,0। y की वैल्यू कितनी थी 0, और परपेंडिकुलरली आप 5 तक गए तो y की वैल्यू कितनी है 5, ये होगा हाफ टाइम्स ऑफ बेस। बेस कितने का है 1, और y कितने का है 5 में से 0 गया तो 5, ये वैल्यू कितने निकली 2.5, और यहाँ यूनिट होने वाला है मीटर। दिस वैल्यू सपोज टू बी मीटर। नाउ नेक्स्ट, अगर कोई आपसे पूछ ले यहां कितना है, अब ये आप इसको इन फॉर्म ऑफ ट्राइपीजियम मान सकते हो, क्योंकि ट्राइपीजियम ये दोनों के दोनों अगर ये और ये परपेंडिकुलर हैं, तो अगर आप करस्पॉन्डिंग एंगल से देखें ये ट्रांसवर्सल है, और अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं तो ये दोनों के दोनों पैरेलल ही होंगे। इवन अगर तुम इसको 90 डिग्री लिखोगे तो को इंटीरियर एंगल का सम अगर सप्लीमेंट्री हो तो ये भी पैरेलल ही हैं, और अगर पैरेलल हैं तो यहां आप ट्राइपीजियम का फॉर्म लगा सकते हैं। मे नो व्हाट यूज्ड टू बी द फॉर्मूला ऑफ इट, इट इज सपोज्ड टू बी हाफ टाइम्स ऑफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। ये कहां से कहां तक गए 0 से 6 तक, एक हाइट तो इसकी 6 हुई, ये भाई गए 0 से 5 तक, इसकी हाइट 5 हुई, इनटू इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 तक नहीं गए आप, 1 से 2 तक गए हो बोले तो 1। 6 5 कितना होगा 11, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना होगा 5.5, और यूनिट क्या होगा भाई, अगर आपने एरिया निकाला है, थोड़ा सा ऊपर निकाल देता हूं मैं, शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, ये होगा 1/2 6 + 5 × 1, और ये हो जाएगा 5.5 मीटर्स, ये हो जाएगा 5.5 मीटर्स। कल के दिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि टाइम t = 0 से लेकर 2 सेकंड तक टोटल आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सो इवन वी कैन कैलकुलेट दैट एज वेल। सो इस वीटी ग्राफ से अपन ने क्या निकालना सीखा, एस्केलेरेशन। इस वीटी ग्राफ से अपन ने क्या निकालना सीखा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अपन एसटी ग्राफ का एक आध क्वेश्चन ले ले, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि एसटी ग्राफ में कहीं पर भी एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन नहीं बनता। क्यों, क्योंकि अगर मीटर वाई एक्सिस है, टाइम टी एक्स एक्सिस है, तो मीटर इनटू सेकंड कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट नहीं करती। तो यहाँ जो भी क्वेश्चन बनेगा वो केवल केवल बनने वाला है कुछ इस तरीके का, ये देखें एस कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कहां वेलोसिटी क्या है। देखो x की वैल्यू 0 होगी y एक्सिस में, लेट्स टेक ये, सॉरी ये है मान लिया 1 मीटर आप ट्रेवल कर रहे हो 0 सेकंड पे, ये है 2, और उस समय आप ट्रेवल किए हो लगभग
2,3 लास्ट नेवर द लीस्ट, अगर आप 4 सेकंड में ट्रेवल किए हो लगभग 4 मीटर, गोइंग टू बी ऑफ मीटर, इट्स गोइंग टू बी इन सेकंड्स। अब आपसे एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन पूछेगा क्या? नो, नॉट एट ऑल सर, इट इज नॉट परमिसिबल। तो क्या पूछ सकता है? स्लोप। स्लोप कैसे निकालना है भाई? y2 माइनस ऑफ y1, इसका स्लोप निकाल लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। x की वैल्यू कितनी है? 2, y की वैल्यू कितनी है? 3। सिमिलरली x की वैल्यू कितनी है? 4। y की वैल्यू कितनी ली थी? 4 ही ली थी क्या अपन ने? चलो 4 ले लो इसको, 3 ले लो इसको, ये हो जाएगा 4। चलो स्लोप कैसे निकालेंगे फटाफट जान लेंगे। y2 माइनस y1 जो कितना होगा? 3 माइनस 0 दैट इज 3, 3 माइनस 0 दैट इज 3, और 2 को 1 से घटाएंगे, इट इज गोइंग टू बी 1, और ये होगा 3, और यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। यहां अगर स्लोप निकालेंगे तो 4 को 3 से घटाएं कितना आएगा? 1, 4 को 2 से घटाएं कितना आएगा? 2, और ये वैल्यू कितनी आई? 0.5 मीटर पर सेकंड। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो कल के दिन पूछे जा सकते थे। हैज इट बीन क्लियर? बन जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चंस। अब ये बात अलग है कि अब आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बना के दिए जाएंगे, थोड़े से चॉपी होंगे, लाइक इस तरीके का कर्व हो सकता है, इस तरीके का कर्व हो सकता है, इस तरीके का कर्व हो सकता है, और मे भी इस तरीके का कर्व हो सकता है ये। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चंस आपके बनाए जा सकते हैं। जब भी किसी एक सर्टेन टाइम फ्रेम पे आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, आप ग्राफ को वर्टिकली ऊपर तक लेके जाएं और पूरे के पूरे एरिया को कंसोलिडेट करें। कोई जरूरी नहीं कि टाइम 0 से स्टार्ट हो, कहीं से भी। तो आपको पता होना चाहिए अपना विड्थ। और जैसे मान लिया, एक छोटा सा एग्जांपल है, ये छोटा सा एग्जांपल है, ये टाइम 1 सेकंड था मान लो, ये 2 सेकंड था, ये 3 सेकंड था, ये 4 सेकंड था, और यहां वेलोसिटीज आपको दी हुई है। वेलोसिटीज कितनी दी हुई है? मान लिया यहां 4 मीटर पर सेकंड थी, और ये 6 मीटर पर सेकंड थी, ये कुछ इस तरीके से। और आपसे पूछा गया है कि 1 से 4 के बीच में एरिया निकालो। तो देख सकते हैं ये एक फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल समझ के इसका एरिया निकालेंगे। ये एक फॉर्म ऑफ ट्राइपीजियम है, और ये फॉर्म ऑफ ट्राइपीजियम है। इन सब का एरिया निकाल के आप जैसे ही ऐड करते हैं, वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व जो है आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। बताएं इसका एरिया कितना होगा? आप 2 से 3 तक गए तो इसकी विड्थ जो है वो 1 हुई, और हाइट आप यहां से निकालेंगे जो कितनी है? 4। तो 4 मीटर का आप मूवमेंट करते हैं 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में। सिमिलरली आप इसका एरिया निकालें तो ये होगा हाफ टाइम्स ऑफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। एक साइड जो है वो 0 से 6 मीटर तक गई है, और एक कहां से? 0 से 4 तक गई है, तो हो जाएगा 6 + 4 इनटू इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस होगा, दैट इज 1। 6 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट इज सपोज टू बी 5, और ये भी शायद 5 ही निकल रही है। तो टोटल सम करोगे तो ये हो जाएगा 5 + 4 + 5, और ये हो जाएगा 14 मीटर। 14 मीटर। आपसे एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है। देखें यहां एक्सेलरेशन क्या होगा, ये तो देख सकते हैं, यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू और यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी जा सकती है। आप आगे वाले को पीछे से घटाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है? 2, और वाई की वैल्यू कितनी है? 4। यहां एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड, और सिमिलरली वाई की वैल्यू है कितनी? 6। चलिए इसी को निकालना सिखाता हूं। फाइनल बोले तो आगे वाले को पीछे से घटाना है। 4 को 6 से घटाओ, ये निकाल के देगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। y2 कितना है? 4 -6 2 -1, और ये वैल्यू कितनी निकली? -2। और निकलनी भी चाहिए थी, क्यों? क्योंकि स्लोप इसका नेगेटिव है, रिटार्डेशन शो कर रहा है, -2 रिटार्डेशन शो कर रहा है। आ रही बात समझने? ठीक। आप चाहें तो अब इसकी भी स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी स्लोप? आप इसकी वैल्यू निकालें। x की वैल्यू कितनी है? 4, कहां तक गई है? 6 तक। इसकी वैल्यू निकालें, x की वैल्यू है 3, कहां तक गई है? 4 तक। 6 - 4 वो कितना होगा? 2, 4 - 3 वो कितना होगा? 1, और ये होगा +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। वैसे मैं अभी भी बोल रहा हूं इसमें तो बहुत क्लास क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब कि ये तो केवल मैं बोलूं जस्ट प्राइमा फेसी, जस्ट प्राइमा फेसी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लोगों के बीच में शेयर जरूर करना, और कमेंट जरूर करना कि इसमें और क्या चीज पढ़ाया जा सकता है जो आप लोगों को हिट करेगा। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप इन माइंड आवर एडमिशंस आर ओपन फ्रॉम क्लास 7 to 10th and 11th and 12th. Bye bye, take care.